मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कार्बेनाइन पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं कार्बेनाइन को समझने के लिए और इसका नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं कार्बेनाइन। कार्बेनाइन अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कार्बेनाइन है क्या। बच्चों, कार्बेनाइन एक रेडाइन है और एक ऐसा रेडाइन है जिसमें ऋणावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। कहने का मतलब ऐसा रेडाइन जिनमें ऋणावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है कार्बेनाइन कहलाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? वह रेडाइन जिसमें ऋण आवेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है, जिसमें ऋणावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है, कार्बेनाइन कहलाता है। कार्बेनाइन कहलाता है। तो बच्चों, इसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि वह रेडाइन जिसमें ऋणावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है कार्बेनाइन कहलाता है। अब बच्चों, ये बनता कैसे है इसको आप समझ लो। कार्बेनाइन क्या समझने जा रहे हैं कि कार्बेनाइन बनता कैसा है? बनता कैसे है? कार्बेनाइन कार्बन तथा उससे कम ऋण विद्युतीय परमाणु कार्बन तथा उससे कम ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड के विषम विदलन से बनता है। कैसे बनता है बच्चों? कार्बन और उससे कम ऋण विद्युतीय परमाणु होना चाहिए और उन दोनों परमाणुओं के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इस कोवैलेंट बॉन्ड का जब विषम विदलन मतलब हेटेरोलिटिक विदलन क्लीवेज, कौन सा क्लीवेज होना चाहिए बच्चों? हेटेरोलिटिक विषम विदलन होना चाहिए। ये जब होगा तो कार्बेनाइन बनेगा। चलो इसको बना के देखते हैं। ये कार्बन परमाणु है और हमने मान लिया कि ये एक परमाणु Y के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से कम है। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y की है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। यहाँ ये कंडीशन है कि Y की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कार्बन से कम है। अब बच्चों, इसकी बैलेंसी देख लेते हैं। कार्बन की 4 होती है तो यहाँ 3 बैलेंसी इसकी फ्री है। ये जो स्ट्रक्चर, इसकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये जो सहसंयोजी बंध है, आप जानते हो कि सहसंयोजी बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों परमाणुओं के बीच में जो ये सहसंयोजी बंध होता है उसमें दोनों परमाणुओं का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका कराना है आपको विषम विदलन। क्या कराना है? विषम विदलन कराना है। तो विषम विदलन में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में
कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु खींच लेता है और वो परमाणु इसको खींचेगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। तो अधिक यहां पर किसकी है? कार्बन की है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कार्बन के पास और हमें मिलेगा क्या? हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, ये कार्बन और कार्बन पर हो जाएगा माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना स्वयं का इलेक्ट्रॉन तो आ गया है और एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसलिए इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। और ये जो दूसरा परमाणु Y है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, इसलिए इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब बच्चों इस स्पेसी को, इस खंड को कहते हैं कार्बेनाइन। क्यों? क्योंकि ये ऋणायन है और इसमें जो ऋणावेश है वो कार्बन परमाणु पर है। तो ये हो गया बच्चों आपका कार्बेनाइन। तो कहने का मतलब है कि कार्बेनाइन एक ऐसा ऋणायन होता है जिसमें ऋणावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। अब बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बच्चों अगर हम इस तरह से CH3 को बनाएं, मैंने ये तीनों जो फ्री वैलेंसीज हैं कार्बन की, ये जोड़ दी हाइड्रोजन से और इस कार्बन को वही चार्ज दे दिया जो यहां पर है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पर हो गया एक माइनस चार्ज। अब जरा बच्चों समझो, ये जो ऋणायन है इसमें ऋणावेश कार्बन परमाणु पर है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। कहने का मतलब है कि इसके पास एक लोन पेयर है। क्या है ये? लोन पेयर। लोन पेयर मीन्स एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मीन्स ऐसा इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जिसने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है, बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है। और ये है क्या बच्चों? ये CH3 है, तो इसलिए इसका नाम बच्चों हो जाएगा मेथिल कार्बेनाइन। इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बेनाइन। इसमें क्या करना है बच्चों? बाद में कार्बेनाइन वर्ड का यूज करना है। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें CH3CH2 और इसको दे दें माइनस चार्ज। क्यों माइनस चार्ज दे दें? क्योंकि इसके पास एक Lp है। मान लें कि इसके पास एक Lp है, मान क्या लें, मैंने यहाँ बॉन्ड हटा दिया तो ये इस तरह का जो फॉर्म आएगा, इसमें कार्बन पर आपको माइनस चार्ज देना पड़ेगा तभी ये कंप्लीट होगा। तो बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और कार्बन पर दिया मैंने माइनस चार्ज, यानी कि इसके पास एक Lp है। तो बच्चों मेथ एथ 2 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल कार्बेनाइन। क्या नाम हो जाएगा? एथिल कार्बेनाइन। इसी तरह से बच्चों CH3CH2CH2 और इसको माइनस चार्ज दे दें, किसकी वजह से? एक Lp की वजह से। तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपिल कार्बेनाइन। प्रोपिल कार्बेनाइन। और कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों इसके देखते हैं। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं, इस तरह से लिखूं और इसको दे दूं माइनस चार्ज, किसकी वजह से? Lp की वजह से। तो अब बच्चों देखो इसमें 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3। तो प्रोपिल तो आएगा। और बच्चों ये आइसो स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? आइसो। क्यों? क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये आइसो प्रोपिल। ये क्या हो गया? आइसो प्रोपिल। और चूंकि ये कार्बेनाइन है तो इसमें क्या लास्ट में लिख देंगे? कार्बेनाइन। तो इसका नाम बच्चों हो गया आइसोप्रोपिल कार्बेनाइन। और बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहां से कार्बन चलो मैंने दिया हटा और एक CH3 जोड़ दिया ऊपर की तरफ और इसको दे दिया माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से। इसको हटा देते हैं बच्चों।
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की वजह से। किसको माइनस चार्ज दिया मैंने? इस कार्बन को दिया माइनस चार्ज। तो बच्चों इसमें देखो 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटिल है। क्या है? ब्यूटिल है। और ये फॉर्म कौन सा है? देखो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस। C बाहर और इस पे निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके पास एक Lp है। तो बच्चों अब इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा बच्चों टर्सरी ब्यूटिल कार्बेनाइन। चूंकि ये टर्सरी ब्यूटिल वाला फॉर्म है, टर्सरी ब्यूटिल कार्बेनाइन। तो इस तरह से बच्चों कार्बेनाइनों के नाम आसानी से लिखे जाते हैं। इसमें लास्ट में आपको कार्बेनाइन शब्द लिखना होता है, यानी कि अनुलग्न कह सकते हैं कि अनुलग्न में आपको कार्बेनाइन लगाना है। तो बच्चों ये थी इसकी डेफिनेशन, और कैसे ये कार्बेनाइन बनता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। बच्चों इसे आप नोट कर लें, कापी में पॉज करते हुए नोट करें। ठीक, अब आगे बच्चों समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि कार्बेनाइन में जो ऋणावेशित कार्बन परमाणु होता है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसको मुझे समझना है। तो देखो बच्चों, इसी को देख लो, जो मैंने यहाँ मेथिल कार्बेनाइन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये जो ऋणावेशित कार्बन परमाणु है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए बच्चों, इसने 3 तो बॉन्ड बनाए, तो एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो 3 बॉन्डों से कितने इलेक्ट्रॉन मिले इसको? 6। और इसके पास एक ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 2 8। कहने का मतलब है कि कार्बेनाइन में ऋणावेशित कार्बन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो कार्बन परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन धनी होता है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि कार्बेनाइन में ऋणावेशित कार्बन परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है बच्चों? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अर्थात इसका कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन धनी है। तो बच्चों ये पॉइंट और भी पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसके लक्षणों में। तो अब देखते हैं बच्चों कार्बेनाइन के लक्षण। कार्बेनाइन के लक्षण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनाइन, कार्बेनाइन के लक्षण। देखते हैं बच्चों इसके लक्षण क्या हैं। तो पहला पॉइंट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था? कार्बेनाइन में ऋणावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में, ऋणावेशित कार्बन परमाणु के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसमें एक एकाकी
इलेक्ट्रॉन युग्म, इट मीन्स लोन पेयर, LP होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अर्थात कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन धनी मीन्स रिच खंड है या होता है। कार्बेनाइन इलेक्ट्रॉन धनी खंड होता है। अब बच्चों आते हैं इसके करेक्टर नंबर 2 पर, और बच्चों ये देखते हैं कि कार्बेनाइन क्या है और ये स्टेबल हैं कि अनस्टेबल हैं और ये कब बनते हैं। तो बच्चों कार्बेनाइन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास एक लोन पेयर होता है जिसके थ्रू वो तुरंत ही दूसरे परमाणु के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये अस्थायी होते हैं और अतिक्रियाशील होते हैं और रासायनिक अपक्रियाओं में क्षणिक मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। तो इसको लिखते हैं करेक्टर नंबर 2 में, ये या यह कर लो कार्बेनाइन। मैं कार्बेनाइन को बेस मानकर इसके लक्षण लिख रहा हूं, अगर कार्बेनाइनो करेंगे तो फिर यहां ये कर देंगे। यह अस्थायी और अति क्रियाशील होता है तथा रासायनिक अपक्रियाओं में क्षणिक मध्यवर्ती के रूप में बनता है। क्षणिक मध्यवर्ती के रूप में बनता है। बच्चों मध्यवर्ती को कहते हैं इंटरमीडिएट। अब आते हैं बच्चों इसके करेक्टर नंबर 3 पर। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आक्रमणकारी अपकर्मक होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, दूसरे नाभिक स्नेही होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं बच्चों जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाभिक स्नेही वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर जो कार्बेनाइन है इन पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म? जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं किया है, जिसने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है। तो ये क्या चाहेगा? ये अपना ये LP देना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? कार्बेनाइन अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो ये हमेशा ऐसे अपकर्मक के साथ योग करेगा जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, यानी कि जिसके पास कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जिस अपकर्मक पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक से अपक्रिया करता है। कौन? कार्बेनाइन। लिखेंगे यह है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही मींस इलेक्ट्रोफिलिक। इसके तुरंत बाद बच्चों जो मेरा लेक्चर वीडियो आएगा उसमें मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक और नाभिक स्नेही अपकर्मक को ही एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो यह इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक से अपक्रिया कर
बनाकर स्थायी यौगिक बनाता है, स्थायी यौगिक बनाता है। कैसे बच्चों? देखिए, ये तो आपका है कार्बेनाइन, और यहाँ पर ये मान लिया मैंने ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेगा ये? तो ये कार्बेनाइन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म यूज करेगा इसके साथ बॉन्ड बनाने में। और किस तरह से बॉन्ड बनाएगा? ये ऐसे इससे बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बना के क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। बच्चों कुछ केसेस में आयन भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली बनते हैं यौगिक। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहां मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मेथिल कार्बेनाइन में, और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक मैंने ले लिया H+। तो ये करेगा इससे योग, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अपकर्मक है ये इससे चाहेगा इलेक्ट्रॉन, और कार्बेनाइन भी अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के तुरंत बनाना चाहेगा बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना के क्या बनाएगा? स्थायी यौगिक बनाएगा। कौन सा स्थायी यौगिक? मीथेन। कौन सा स्थायी यौगिक बनेगा? मीथेन बनेगा बच्चों। तो ये सिंपल सा फैक्ट है जो आपको इस पॉइंट को समझने में पूरी तरह से हेल्प करेगा। क्या पॉइंट है? यह इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक से अपक्रिया कर बंध बनाकर स्थायी यौगिक बनाता है। अब बच्चों आते हैं करेक्टर नंबर 4 पर। चलिए बच्चों पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं इसका करेक्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करूंगा। नोट करें बच्चों इसे। ठीक है बच्चों, इसे मैं सब करता हूं, इसके बाद अब एक्सप्लेन करने वाले हैं हम करेक्टर नंबर 4 को, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। किसकी बच्चों? कार्बेनाइन की। तो आते हैं करेक्टर नंबर 4 पर। बच्चों जो ये कार्बेनाइन का ऋणावेशित कार्बन परमाणु होता है, ये बच्चों होता है sp3 संकरित। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले लेक्चर वीडियो में भी कहा था कि जिन बच्चों ने संकरण नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है? संकरण, चूंकि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, वो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और 11th क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करें। उसमें केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें संकरण के 2 लेक्चर वीडियो पड़े हुए हैं, जिनको देख करके आप अपना संकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक बच्चों, अब इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। मैंने ये कहा कि कार्बेनाइन का जो ऋणावेशित कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकरित होता है। sp3 संकरण में बच्चों आपने पढ़ा है कि sp3 संकरित कक्षकें एक चतुष्फलक बनाती हैं, यानी कि इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि वो एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाती हैं और एक चतुष्फलक की आकृति बनाती हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखते हैं, ये ले लिया मैंने कार्बन परमाणु, एक sp3 संकरित कक्षक ये हो गई, और एक sp3 संकरित कक्षक ये हो गई, एक sp3 संकरित कक्षक ये हो गई, और एक sp3 संकरित कक्षक ये हो गई। टोटल कितनी हुई बच्चों? टोटल sp3 संकरित कक्षक कितनी हुई? 4। sp3 संकरण में टोटल कक्षकें कितनी मिलती हैं हमको? टोटल कक्षकें मिलती हैं 4, और जिनको अगर हम ज्वाइन करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों? हमें मिल जाता है चतुष्फलक। क्या मिल जाता है बच्चों? चतुष्फलक मिलता है। इसको ऐसे आप ज्वाइन करा के देख सकते हैं। एक जो स्ट्रक्चर हमको मिलती है वो स्ट्रक्चर मिलती है चतुष्फलक की। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर कैसी है?
ये स्ट्रक्चर एक चतुष्फलक जैसी होती है। अब बच्चों ये भी sp3 संकरित होती है, ये भी sp3 संकरित होती है, ये कक्षक भी sp3 संकरित है और ये वाली भी sp3 संकरित है। अब खास बात बच्चों ये है कि ये जो sp3 संकरित कक्षक है इसके पास रहता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। तो ये 3 कक्षकें बॉन्ड बनाने में भाग लेती हैं और ये जो कार्बन परमाणु है ये कैसा है, ऋणावेशित है। कैसा है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित क्यों है, क्योंकि इसके पास ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो कार्बेनाइन की ये हो गई स्ट्रक्चर जो किस तरह की है, जो चतुष्फलकी है। कैसी है बच्चों, चतुष्फलकी है, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल। और इसमें ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, तो हम लिखेंगे ये माइनस चार्ज मैंने दिया है इसको, इस कार्बन को दिया है माइनस चार्ज। लिखेंगे कार्बेनाइन में ऋणावेशित कार्बन परमाणु, कार्बेनाइन में ऋणावेशित कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। कैसा होता है, sp3 संकरित होता है। इसमें कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षकें होती हैं। 4 sp3 संकरित कक्षकें होती हैं जिसमें एक sp3 संकरित कक्षक, एक sp3 संकरित कक्षक के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। क्या होता है बच्चों, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस प्रकार कार्बेनाइन की संरचना कैसी होती है बच्चों, चतुष्फलकी होती है। चतुष्फलकी होती है, चतुष्फलकी होती है और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है और बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो बच्चों ये थी इसकी स्ट्रक्चर जिसको आप बना लेंगे ठीक ढंग से। अब आते हैं बच्चों इसकी स्टेबिलिटी पर, स्थायित्व। किसका स्थायित्व है बच्चों, ये कार्बेनाइनों का स्थायित्व। या इसको इस तरह से लिख लें, कार्बेनाइनों का स्थायित्व। कार्बेनाइनों के स्थायित्व के बारे में अब डिस्कशन करेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो बच्चों देखिए, जब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन से अटैच करता हूँ और इसको दे देता हूँ Lp, तो हो जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज। और इसका नाम क्या है बच्चों? मेथिल कार्बेनाइन। इसका नाम क्या है बच्चों? मेथिल कार्बेनाइन। अगर मैं ये करूं कि एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दूं? एल्किल, और दोनों हाइड्रोजन जस के तस रखूं और इसको दे दूं Lp, तो इस पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप जानते हो कि ये हो गया फर्स्ट डिग्री कार्बेनाइन। क्या हो गया? फर्स्ट डिग्री, यानी कि प्राथमिक कार्बेनाइन। इसका नाम क्या है बच्चों? प्राथमिक कार्बेनाइन, यानी कि ये फर्स्ट डिग्री कार्बेनाइन है। अब मैं क्या करूं? एक हाइड्रोजन और हटा दूं और उसकी जगह एल्किल जोड़ दूं। बच्चों एल्किल जोड़ने का मतलब है कि मैं इसको कार्बन से जोड़ रहा हूं, एल्किल में कार्बन होता है, और इसको दे दूं Lp, तो इस पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये बच्चों हो गया द्वितीयक कार्बेनाइन, द्वितीयक कार्बेनाइन, यानी कि सेकेंड डिग्री कार्बेनाइन। अब अगली बार में इसके सारे हाइड्रोजन हटा दिए जाएं, सारे हाइड्रोजन हटाने का मतलब तीनों हाइड्रोजन हटा दिए जाएं और हाइड्रोजन की जगह पे एल्किल जोड़ दिया जाए और कार्बन को दे दें एक Lp, जिससे इस पे आ जाए नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों अब ये हो गया थर्ड डिग्री, यानी कि ये हो गया तृतीयक कार्बेनाइन, यानी कि ये हो गया थर्ड डिग्री कार्बेनाइन। तो बच्चों अब स्टेबिलिटी अभी तक जो बच्चों आपने पढ़ी थी, जैसे मुक्त मूलकों की स्टेबिलिटी, कार्बोनियम नाइनों की स्टेबिलिटी, कार्बोनियम आयनों की स्टेबिलिटी, उन दोनों की स्टेबिलिटी एक ही जैसी है। उन सब में सबसे स्टेबल तृतीयक है, फिर द्वितीयक है, फिर प्राथमिक है और इसके बाद मेथिल है। यानी कि अगर मुक्त मूलकों की बात करें तो तृतीयक मुक्त मूलक सबसे स्थायी है, फिर इसके बाद द्वितीयक मुक्त मूलक, फिर प्राथमिक मुक्त मूलक, फिर मेथिल मुक्त मूलक, यानी कि मेथिल मुक्त मूलक सबसे कम स्थायी है। वही ऑर्डर आ गया था कार्बोनियम आयनों में कि सबसे अधिक स्थायी तृतीयक कार्बोनियम आयन है, फिर द्वितीयक है, फिर प्राथमिक है और सबसे कम मेथिल है। अब उन दोनों को आप एक जैसा ही समझते हैं और एक जैसे होते भी हैं, एक ही जैसी स्टेबिलिटी होती है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी उन दोनों से अपोजिट होती है। यानी कि इसमें सबसे अधिक स्थायी होता है मेथिल कार्बेनाइन, उससे कम प्राथमिक, उससे कम द्वितीयक और सबसे कम तृतीयक, सबसे कम तृतीयक। यानी कि ये इनके स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है बच्चों? बढ़ता हुआ क्रम। स्थायित्व का बढ़ता क्रम। बच्चों एक बात को ध्यान रखो कि ये स्थायित्व जो है, चाहे वो कार्बोनियम आयन का हो या मुक्त मूलक का हो या कार्बेनाइन का हो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं इसको और अतिलघुत्तरी में भी पूछते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि अब तीनों को अगर एक साथ रखेंगे आप ध्यान में, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और तीनों को एक साथ ध्यान रखने, तीनों का मतलब क्या है बच्चों? मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन और कार्बेनाइन। तो मुक्त मूलक और कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर एक ही जैसा है और कार्बेनाइन का उन दोनों से ठीक अपोजिट है। तो इस तरह से आप इसको तैयार रख सकते हैं। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों इसको करते हैं साफ। तो इस तरह से बच्चों ये कंप्लीट हो गया कार्बेनाइन। ये कार्बेनाइन क्या होता है, ये कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अभी तक आपने जो पढ़ा है वो मुक्त मूलक पढ़ा है और कार्बन के आयन पढ़े हैं। तो कार्बन के आयन दो हैं, कार्बोनियम और कार्बेनाइन। अब इसमें अंतर समझते हैं बच्चों कि मुक्त मूलक और आयन में अंतर क्या है। मुक्त मूलक और आयन में अंतर क्या, हेडिंग डालेंगे बच्चों मुक्त
मूलक व आयन में अंतर, मुक्त मूलक व आयन में अंतर। एक तरफ बच्चों रखेंगे मुक्त मूलक को और दूसरी तरफ रखेंगे बच्चों आयन को। तो पहला डिफरेंस इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट इनकी क्या है, अब तो आप समझ गए होंगे, दोनों को काफी डिटेल में आपने पढ़ रखा है। मुक्त मूलक क्या है? ये बच्चों उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह है, यानी कि मुक्त मूलक विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं। मुक्त मूलक विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं। मुक्त मूलक विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं। जैसे इसको दिखा सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था मेथिल मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक। तो बच्चों आप यहां देख रहे हैं, यहां किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, तो ये विद्युत उदासीन होते हैं मुक्त मूलक। आयन में क्या लिखेंगे बच्चों? आयन विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं। विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है आपने, जैसे अगर मैं इसको कह दूं इस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म कर दूं कार्बन के ऊपर, कार्बन के पास होता है, तो ये मेथिल कार्बेनाइन है, लेकिन ये आयन है। मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, तो ये मेथिल कार्बोनियम आयन है, लेकिन इन दोनों पर आवेश है। ये क्या है? ये एथिल कार्बोनियम आयन है। तो आप ये देख रहे हैं कि आयन पर विद्युत आवेश जरूर होता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यह है या मुक्त मूलक। मुक्त मूलक देखो, दोनों ही सहसंयोजक बंध के विदलन से बनते हैं। यहां होता है समविदलन और यहां होता है विषम विदलन। मुक्त मूलक सहसंयोजक बंध के समविदलन से बनते हैं। मुक्त मूलक से संयोजक बंध के समविदलन से बनते हैं। अब आयन में देखो, आयन सहसंयोजक बंध के कौन सा विदलन बच्चों? विषम विदलन। विषम विदलन से बनते हैं। तो यहां होता है विषम विदलन। अब तीसरे डिफरेंस पे आए। देखिए, जो मुक्त मूलक होता है उसके पास विषम इलेक्ट्रॉन होता है, और वो कैसा होता है? अयुग्मित। विषम है तो अयुग्मित होगा, उसका जोड़ा बनता ही नहीं है। मुक्त मूलक के पास विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
होता है। क्या होता है बच्चों? विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ क्या बात है बच्चों? आयन में क्या है? आयन के पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यहाँ कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आयन के पास सभी इलेक्ट्रॉन बच्चों युग्मित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आयन के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो उस खंड पर या उस खंड के पास अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है, और अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस खंड की या स्पेसी की जो प्रकृति है वो होती है प्रतिचुंबकीय। कहने का मतलब है कि यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त मूलक होते हैं अनुचुंबकीय। मुक्त मूलक अनुचुंबकीय होते हैं, अर्थात ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं। यहाँ क्या? यहाँ जस्ट अपोजिट है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। लिखेंगे आयन प्रति चुंबकीय होते हैं, आयन प्रतिचुंबकीय होते हैं, अर्थात ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं बच्चों? प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आसान शब्दों में मुक्त मूलक और आयन में अंतर लिख जाता है। आसानी से आप लिख पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा आपका तो आपको इस प्रश्न के आंसर में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख करके रिवाइज करेंगे और तैयार करेंगे और अपनी कॉपी में, प्रैक्टिस कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ऐसे सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं और उनको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।